बच्चों, कैसे हो? हेलो, हाय। 12th क्लास के बच्चों के लिए आज मैं पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरा 12th का लगभग 80% यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। उसके अलावा 2 टॉपिक और बचता है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाता है। तो जैसे कि अगर टॉपिक का नाम अगर पता हो आपको, या देख सकते हैं हर बुक के फर्स्ट सेकंड पेज पर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन अल्टरनेटिव करंट, एसी पढ़ेंगे। ये सारा इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो सारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आ जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ होने वाला है इसका, वो होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इवन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह दिया है, वो भी आगे हम लोग बात करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो सब चार्ज के कारण ही है, सब स्टडी ऑफ चार्ज है। पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये एक्चुअल में ये है स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज का स्टडी, तो पूरा का पूरा चार्ज का स्टडी करने जा रहे हैं। चार्ज के बारे में और आगे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि कुछ और पता भी होगा कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन हमको नहीं लग रहा है कि आपने से किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसे देख नहीं सकता। ऐसा नहीं कि चलो 10 इलेक्ट्रॉन है लेके घूम रहे हैं, किसी को दे देंगे या किसी से बोरो कर लेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसी चीजों को इसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो कि इनविजिबल है हमारे लिए। जैसे 11th में चीजें जो थी वो सब विजुअल थी। साइकिल का चक्का घूम रहा है, या बॉल गिर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, दिख रहा है, ये सारी चीज दिखने वाली चीजें थी। लेकिन यहाँ जो स्टडी करने वाले हैं इनविजिबल चीजों का स्टडी करने वाले हैं। इसलिए 12th वाले जो डिस्कशन, इसमें इमेजिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो इमेजिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, या दिखाई नहीं देगा वो चीजें, इमेजिन करना पड़ेगा ना ऐसा कुछ होता है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो 12th के 80% सिलेबस है उसमें हम लोग चार्ज के बारे में, चार्ज का स्टडी करने जा रहे हैं। इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है इसमें अगर इसको तोड़ के देखें तो पहला जो टर्म है ये इलेक्ट्रो, और सेकेंड जो टर्म है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मीन्स यहाँ भी हम लोग चार्ज का स्टडी करेंगे, वैसे चार्ज का स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में हो। तो इस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और जो अदर जो टॉपिक्स है उसमें हम लोग आगे की बात करेंगे, मोशन वगैरह का। चार्ज अगर मोशन में रहे तो सब चीजों पर बात करेंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट ये जो टॉपिक होगा उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे मास है तो मास इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट it produces only electrostatic field। कोई भी चीज जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको फील्ड बोलते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। when charge is moving with constant velocity, then it produces electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन साथ में as well as magnetic field।
जैसा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठे होंगे तो सारी चीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा। अब जो ये घर में इरेज कर लिया तो पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे लेक्चर बढ़ाइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सारा कुछ नोट डाउन करते ही चलना है। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करेगा। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जो कंबाइंड है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कॉम्बिनेशन जो है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लीजिए चार्ज एक्सीलरेट कर रहा हूं, इफ चार्ज हैज एक्सेलरेशन देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप 11th में, जो कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टॉपिक पर। तो रेडिएशन में एनर्जी होता है कि जो लाइट वगैरह, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो डिटेल में आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो जब चार्ज एक्सीलरेट करता है तो उसके कारण एक्सीलरेशन के कारण चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एनर्जी इमिट करता है। एक से बोल सकते हैं कि विल इमिट एनर्जी इमिट करता है। यही रीजन है। कुछ आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बोर्स मॉडल वगैरह के लिए, बोर्स थ्योरी का। तो बोर्स पोस्टुलेट बोलते हैं, कोई लॉ नहीं है। और एक्सरे वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे तो एक्सरे का प्रोडक्शन का भी यही रीजन है। ये सब का यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में कि चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वो सब चीज बात कर लेते हैं। तो सिंबल की अगर बात करेंगे तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट 11th में भी पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में, जो कूलॉम होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉलेस्ट अगर चार्ज की बात किया जाए वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ चीज और बात ध्यान देने की है, कुछ जगह आपको एक नाम मिलेगा क्वार्क। तो क्वार्क में जो चार्ज होता है इसका 1/3 एंड 2/3 होता है, E/3 2E/3 में रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो स्मॉलेस्ट चार्ज हो जाएगा। जिससे क्वार्क की अगर बात करें, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उस पर आगे हम लोग करते हैं। तो आगे जो डिस्कवरी है उसमें क्वार्क, इसमें जो चार्ज होता है +2E/3 होता है या -E/3। टोटल 6 टाइप ऑफ क्वार्क होते हैं। तो इन्हीं दो चार्ज होते हैं, मास डिफर करते हैं, उस तरह से 6 टाइप ऑफ क्वार्क का डिस्कवरी हुआ है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इस क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। जो प्रोटॉन पे पढ़ते हैं होंगे कि आप जितना इसमें माइनस चार्ज है उतने उस पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन वो सिंगल चार्ज भी इनसे मिलकर बना हुआ है। ये जो क्वार्क है इनसे मिलकर बना हुआ है। अगर ऐसे देखा जाए कि हमारे लिए ये स्मॉलेस्ट चार्ज दिख रही है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट चार्ज है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो क्वार्क है वो कॉम्बिनेशन में होता है, वो कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो क्वार्क है इसको अलग नहीं कर सकते कि E/3 चार्ज अलग कर दिए या 2E/3 चार्ज अलग कर दिए। ये बंडल में होता है। जैसे प्रोटॉन में है उसमें 3 क्वार्क होते हैं, न्यूट्रॉन में है तो 3 क्वार्क होते हैं। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा कितने टाइप ऑफ क्वार्क है क्या है, वो तो एक अनदर लेक्चर हो जाएगा। और हमारे सिलेबस में है भी, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
लेकिन कहीं ये दिख जाएगा लिखा हुआ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ये पेयर में मिलकर अभी तक इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका है, और हो सकता है नहीं किया जा सके। तो जब तक नहीं किया जा सकता है तब तक के लिए यही स्मॉलेस्ट चार्ज है। अगर भाई तो आगे हो सकता है अगर आइसोलेट की भाई चार्ज को आइसोलेट कर सकते हैं तो हमारे लिए स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अभी तक जो हमारा डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे लिए स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ही है। और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट चार्ज है। चार्ज ऑन प्रोटॉन की अगर बात किया जाए वो इसी का होता है, यहाँ पे माइनस साइन आप लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों के सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, एक पे प्लस में होता है एक पे माइनस में होता है। और जैसा कि पता होगा कि न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, इसको न्यूट्रल। तो जहां भी जीरो चार्ज होगा उसको न्यूट्रल बोलेंगे, तो ये न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कुछ ये जो प्रोटॉन का चार्ज को प्लस ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं। हाँ एक चीज यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज प्लस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होगा, ये साइन असाइन किया गया है। मैथ वाला चेंज भी ला सकते हैं कि +5 ग्रेटर देन -5, ये नहीं बोल सकते यहाँ पे। हो सकता था इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव मान लिया जाता है या प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव मानना होता, क्योंकि अपोजिट नेचर के दोनों होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हम मानते हैं तो फिर इसको नेगेटिव मानना पड़ता है, तब तक ये बड़ा हो जाता। तो ये एजम्पशन है, कोई प्लस माइनस यहाँ पे नंबर वाला सिस्टम नहीं है कि प्लस साइन जो भी रहे वो बड़ा होगा, माइनस साइन जो भी रहे वो छोटा होगा। एजम्पशन है, इसमें इस तरह से हमको रिलेट नहीं करना है। साइन के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज को रिलेट करेंगे, कौन बड़ा चार्ज है कौन छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखना है, ध्यान रखना है। तो चार्ज पॉजिटिव होते हैं, चार्ज निगेटिव होते हैं। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब किन दो के बीच अट्रैक्शन होता है, किन दो के बीच रिपल्सन होता है, ये पता होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मास की अगर बात करें तो मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है, कोई रिपल्सन नहीं होता, क्योंकि मास में केवल पॉजिटिव होता है, निगेटिव मास होता नहीं है। लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है। तो जो सेम नेचर का चार्ज होता है, सेम साइन का, उसमें रिपल्सन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्लस है, दूसरा भी प्लस है तो रिपल्सन होगा, या माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो ये जो होगा रिपल्सन का फोर्स लगेगा। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो, मीन्स एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या इधर माइनस हो इधर प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें अट्रैक्शन का होगा। तो अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन होगा दो चार्ज का तो अट्रैक्शन होगा, सेम साइन होगा दो चार्ज का तो रिपल्सन होगा। ये ध्यान रखना है। उस चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी चार्ज है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व होता है। डेफिनेशन कुछ एनर्जी ऐसा ही बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब सिस्टम से चार्ज ना बाहर जा रहा है ना उसमें चार्ज बाहर से आ रहा है, वो सिस्टम इधर उधर उसी के अंदर हो रहा है चार्ज। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज चार्ज
चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए, कहीं हो सकता नहीं। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे कि अगर मान लो कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कुछ चार्ज हम लोग ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, इसे मान लो -2 कूलम चार्ज है, इसे मान लो +5 कूलम चार्ज है, इसे मान लो +6 कूलम मान लो। और ये जो चार्ज है इनका इधर उधर किया गया आपस में, इसमें से उसमें कुछ भी किया गया, इन्हीं तीनों में से बाहर से ना आया ना बाहर से किया गया, कुछ ऐसा बाहर से नहीं, आइसोलेटेड है। उसके बाद फाइनली इस पे मान लो चार्ज हो जा रहा है कि 1 कूलम हो जा रहा है, इस पे हो जा रहा है तुम्हारा 3 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना होगा निकालना है, ये जो चार्ज है वो कितना होगा। तो चूंकि ना बाहर से चार्ज आया है ना गया है, जितना यहाँ टोटल चार्ज होगा वही टोटल चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। तो इजी कैलकुलेशन जोड़ घटा को कर सकते हैं। तो अगर निकाले तो कितना आ जाएगा, इधर हो गया -2 कूलम +5 कूलम +6 कूलम इक्वल टू होना चाहिए 1 कूलम +3 कूलम +q। ये हो जाएगा 6 5 11 2 कट गया 9 कूलम, ये हो गया 4 कूलम +q। यहाँ से q निकाला जाएगा तो 5 कूलम हो जाएगा। यानी जो चार्ज रहा होगा 5 कूलम के बराबर रहा होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो चार्ज कहीं नहीं जाने वाला, चार्ज कंजर्व होगा। तो जो चार्ज टोटल यहाँ होगा वही चार्ज टोटल यहाँ होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में कुछ एटम के बारे में पढ़े होंगे। जैसे कोई भी एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है। कुछ पहला में जो होता है, फिर आगे जो भी 8 वगैरह जिसका बनाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर चक्कर काटते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज का ट्रांसफर करना, चार्ज का ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाला है, प्रोटॉन के कारण नहीं होने वाला है। और न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस से इसको आप नहीं निकाल सकते हो। न्यूक्लियस निकालना इम्पॉसिबल है, न न्यूक्लियस में डाल सकते हो। तो अगर चार्ज डालोगे तो ये ऑर्बिट में रहेगा, ये निकालोगे किसी ऑर्बिट से निकालोगे। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पॉसिबल हो सकता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर से पॉसिबल नहीं हो सकता। अब यहां बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना हो तो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लीजिए न्यूट्रल है पहले। इस ऑब्जेक्ट से इसको चार्ज देना, ये भी मान लीजिए न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल का मतलब यहाँ क्या, मान लो कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब ये थोड़ा कि इसका मतलब ये है क्या कि उसके पास ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, केवल न्यूट्रॉन है। तो ऐसा नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। क्योंकि पता होगा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोई भी है, ये डस्टर ही है, इसमें एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, नाखून है, किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो अगर न्यूट्रल है, ये ओवरऑल मान लो अगर न्यूट्रल है तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो दोनों का संख्या बराबर है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज हुआ, इसलिए ये न्यूट्रल होगा। अनदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, इससे मैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। तो यहां जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए इससे मैं 50 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, और जो भी इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हैं
वो इंटीजर में ही कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए हमें 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। 10 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करें, 55 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, कोई भी इंटीजर वाला वैल्यू होना चाहिए, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये जो क्वांटाइजेशन, क्वांटा मतलब होता है इंटीजर टाइप, मैथ में भी आता हो तो क्वांटम मतलब इंटीजर टाइप से होता है। तो क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब ये कि इंटीजर में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। वो इंटीजर किसका होगा? इंटीग्रल मल्टीपल तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो जो भी ट्रांसफर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ऐसा नहीं होने वाला। उसके साथ एक और पॉइंट यहां बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यहां से अगर चार्ज इसको दिया गया तो किसको पॉजिटिव मिलेगा और किसको निगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इसको गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। पहले जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। मान लीजिए 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, 1 लाख प्रोटॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया गया तो प्रोटॉन तो 1 लाख ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 1 लाख से 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो 50 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो बगल यहाँ पे निगेटिव चार्ज गेन हो जाएगा। और ये चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होने से क्या हो गया कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। फिर से यहाँ देखिए, पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। मान लीजिए इस पे सिंपली मैं वैल्यू मान रहा हूं कि 200 इलेक्ट्रॉन है, 200 प्रोटॉन है। इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दिए तो प्रोटॉन तो 200 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 150 हो गया ना। पहले न्यूट्रल था, 200 इलेक्ट्रॉन 200 प्रोटॉन। अब 50 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो 50 इलेक्ट्रॉन इसको देने से इसके प्रोटॉन की संख्या तो ही 200 रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 150 हो गई। तो ओवरऑल तो 50 प्रोटॉन तो ज्यादा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गेन होगा। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है यहाँ पॉजिटिव चार्ज गेन होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो आप प्रोटॉन नहीं दे रहे, आप वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन को देंगे तो नेगेटिव चार्ज गेन होगा। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहता है बहुत बार कि पॉजिटिव चार्ज गेन देना है तो उसको प्रोटॉन को दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। क्योंकि दोनों न्यूट्रल था तो जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही वो निगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस पे लिखूं कि +q पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, -q निगेटिव चार्ज ये गेन करेगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को थोड़ा सा एक फार्मूला टाइप से आता है, उसको बना लेते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, उसको इस तरह से लिखते हैं कि q जो है कोई भी चार्ज, q कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल में कर लेते हैं। तो कैपिटल Q जो होगा ±NE के बराबर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E जहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। n जो है 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, ये इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होने वाला, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। चेंज ऑफ मास ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। चार्ज ट्रांसफर का मतलब ये बताया कि चार्ज ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जा रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं, तो चार्ज ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि मास होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख रहे हैं बहुत ही हैवी 10⁻31 kg है ना, बहुत ही छोटा सा मास है, माइनस में प्लस में नहीं है, तो वेरी वेरी स्मॉल मास है, ये मास होता है। तो ये बहुत ही कम मास का चेंजिंग होने वाला। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का, उसमें से 100 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, इसमें 100 अगर मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 10⁻29 होगा बचेगा। तो 10⁻29 kg का अगर चेंज हो रहा है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा तो इस केस में मास का चेंज होगा।
अब मास का चेंज, मास बढ़ेगा कि घटेगा बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज करने पे क्या होगा, मास नेगेटिव चार्ज करने पे क्या होगा। तो पहला पॉइंट अगर बात करें कि इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसका मास क्या होगा। ये एक टर्म हो जाता है गिवन। अब गिवन से लगता है कि उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास बढ़ गया होगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मान लेते हैं न्यूट्रल, इसको पॉजिटिव चार्ज देना। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, रिमूव इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिएगा इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज पूर्ण हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिव होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकाले, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, इससे जो चार्ज गेन होगा प्लस एन के बराबर गेन हो जाएगा। तो इसका मास क्या होगा, बढ़ा हुआ घटा होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, मास रिमूव कर रहे हैं, तो मास जब रिमूव करेंगे इसका मास मान लीजिए m0 है और इसका मास अभी m1 हो गया। m1 जो होगा डेल्टा m होगा, रिमूव किया m0 से इलेक्ट्रॉन का मास रिमूव किया गया, तो मास रिमूव किया गया तो मास जो होगा कम हो जाएगा वजह से। तो ध्यान रखना गिवन पॉजिटिव चार्ज, गिवन का मतलब देना है, तो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मास बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इस लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग चार्ज देने से मास बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज देने मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव करिए मास घट जाएगा। हाँ, अगर निगेटिव चार्ज दिया जाए if object is given negative charge, तो निगेटिव चार्ज देने का मतलब यह हुआ कि आप इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कीजिएगा न्यूट्रल, इसके सम निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर इसका मास m0 है, इसका मास मान लीजिए m2 हो गया, तो नो डाउट m2 जो है m0 से बड़ा होगा। तो m2 विल बी ग्रेटर देन m0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, नेगेटिव चार्ज लेने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज लेने वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ये बात ध्यान रखना है। तो जो भी चार्ज का ट्रांसफर होने वाला इलेक्ट्रॉन से होने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हर जगह आ रहा है, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन वगैरह बहुत कम आने वाला, ऐसा अगर बोला तो ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसे इस चीज को हम लोग काउंट करके नहीं चलते हैं। मान के चलते दोनों का मास बराबर है, जो भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होगा उसमें लेके चलेंगे। ये अगर इस बात को भी ध्यान रखने को बोला जाए, कोई क्वेश्चन बोले तो वहां पे हमको बोलना पड़ेगा कि इसका जो मास होगा स्लाइटली ग्रेटर देन होगा इससे, और इसका जो मास होगा स्लाइटली लेस देन होगा इससे। ये मास के बारे में बात होगी। अनदर पॉइंट बात करते हैं, आई थिंक थर्ड पॉइंट हुआ, ये फोर्थ पॉइंट जो है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मास से रिलेट करके इस पॉइंट को रिलेट यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मास है तो उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल उसका फेमस इक्वेशन। लेकिन जो चार्ज है उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट नहीं किया सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए कि चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड into any other physical quantity. चार्ज विल ऑलवेज बी चार्ज, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, किसी क्वांटिटी में नहीं जाने वाला है। जैसे मास है वो एनर्जी बन जाता है, लेकिन चार्ज है कुछ भी करके इसको दूसरा क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चार्ज विल बी ऑफ चार्ज, अनलाइक इस तरह से लिख सकते हैं व्हाट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसको मास से रिलेट करके इसलिए देखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो एक फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन, इक्वल टू mc²।
इक्वेशन के थ्रू कन्वर्ट होता मास का एनर्जी में, तो मास को कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ज किसी भी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला। एक अनदर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। उसका भी मास से रिलेट करके हम लोग बात करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला भी आने वाला है, सीरियस नहीं है लेकिन चार्ज से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जो मास है, हो सकता है बहुतों को पता हो या हो सकता नहीं भी पता हो, क्योंकि वो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी जो कंसेप्ट उससे रिलेटेड है कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करोगे तो मास चेंज करेगा। लेकिन जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको किसी भी स्पीड से मूव करा दो, उसका चार्ज उतना ही रहेगा कि जो मास है वो चेंज कर जाएगा। तो अनदर पॉइंट है कि चार्ज कैन नॉट depend on its speed, but mass depends on its speed. इसका एक फेमस इक्वेशन m इक्वल टू m नॉट अंडर 1 माइनस e स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये फेमस इक्वेशन है। कुछ जो टर्म है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। एम नॉट जो है इसको बोलते हैं रेस्ट मास, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में तब का मास है। v जो है वो है स्पीड, और c जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, और c है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पास अगर चार्ज है उसको हाई स्पीड दी, अगर देख रहे हो एक ही लार्ज स्पीड है, तो 100, 200, 500 मीटर, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख जो है उस स्पीड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उससे मास में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास का स्पीड हो तो उसके इसमें मास में चेंजिंग होने लगेगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि रेस्ट मास, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है, जो भी हम लोग बात की 9.1 × 10⁻³ kg, ये रेस्ट मास होता है। इसको मान लो मैं m नॉट मान लो। अगर इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं दिया सकता, नहीं पता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वाले ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट का मास, उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट केवल फोटोन का होता है, किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है। लेकिन उसका अप्रॉक्स मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड इक्वल टू 99% ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट के 99% स्पीड अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करा दिया जाए तो उसका मास कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अगर मास कैलकुलेट करो उसमें फॉर्मूला में पुट करो m नॉट अंडर 1 माइनस v जो होगा इतना हो जाएगा 99, इसका मतलब हो गया कि 0.99 c, ये v हुआ तो 0.99 c डिवाइड बाय c, ओवरऑल को होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट 1 माइनस हो जाएगा 0.99 का होल स्क्वायर, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स आता है 7 m नॉट, ये 1 बाई समथिंग वैल्यू 7 के आसपास आता है। दैट मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड 99% स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो उसका मास जो है 7 टाइम्स हो जाएगा रेस्ट मास से, लेकिन चार्ज वही रहेगा। यहाँ जो चार्ज है E के बराबर है, यहाँ भी चार्ज E के बराबर नहीं होगा, यहाँ चार्ज चेंज नहीं कर जाएगा, लेकिन मास 7 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बात करेंगे। थैंक यू।